मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। परम सम्मानीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, मैं कृषि के उस एक अनछुए पहलू पे बात करना चाहूँगा जिस पे कृषि के योजनागत विकास के बावजूद आज भी ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि का बारानी क्षेत्र, वो क्षेत्र जो आज भी बरसात पर निर्भर करता है और आज़ादी के इतने सालों बाद तक और अभी भी लगभग हमारा 50% से अधिक क्षेत्र, लगभग 54-55% कृषि क्षेत्र बारानी खेती के अंतर्गत है। वर्षा के आधार पे ही है, वहाँ पे कोई जल के संसाधन मौजूद नहीं है। और यदि हम आर्थिक आधार पे, आंकड़ों के आधार पे देखें तो जो हमारी सिंचित कृषि है उसमें जो ग्रोथ रेट रही है वो औसतन 4.5% के आसपास कुछ रही है, जबकि बारानी क्षेत्रों की जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो 1% से भी कम रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, ये एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें संरक्षण करना होगा, वर्षा जल संरक्षण की हमें बात करनी होगी और उसको किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जो टेक्नोलॉजी डेवलपर भी हूँ, साइंटिस्ट हूँ मैं, और साथ में एंड यूजर भी हूँ टेक्नोलॉजी का, खुद भी किसान हूँ। तो जो मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया देश विदेश से, उसको मैंने खुद के खेत पे भी इम्प्लीमेंट किया। और जो बारानी क्षेत्र है वहाँ पर अमूमन साल में एक फसल होती है और उसकी भी वो भी अनिश्चितता भरी होती है। ज़रूरी नहीं कि आपको उत्पादन मिल जाए। लास्ट में अगस्त के अंत से लेकर सितंबर में बरसात नहीं आए तो कई बार उत्पादन शून्य भी हो जाता है और फिर अगले साल का इंतज़ार करते रहते हैं कि कुछ मिलेगा तो बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे। पर यदि वर्षा जल को सही तरीके से संरक्षण किया जाए, फार्म पॉन्ड कॉन्सेप्ट, मैंने वो कॉन्सेप्ट जो पूसा संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR का, उनके निदेशक महोदय को भी दिया और उन्होंने भी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। उसमें फार्म पॉन्ड बनाना है, आपके खेत के पानी को खेत में रखना है, एक बूंद बाहर नहीं जाने देनी है। और यदि सामुदायिक स्तर पर हम कर सकें और गांव के पानी को गांव में रख लें तो कहना ही क्या, पर यदि इंडिविजुअल लेवल से ही हम शुरू करें तो हमने उस तरह से शुरू करके और एक फार्म पॉन्ड का निर्माण कराया और एक फसल जो भी अनिश्चितता भरी होती थी उसको आज हमने साल में 3 फसल लेते हैं और सब्जियों सहित लेते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा बारानी क्षेत्र है। जल संरक्षण और फार्म पॉन्ड कॉन्सेप्ट अगर हम लें तो हमारे देश का जो 55% कृषि क्षेत्र है उसकी उत्पादन क्षमता, जो भारत सरकार दुगनी आमदनी की बात करती है, हम उस क्षेत्र में वो एक पोटेंशियल एरिया है जिसमें हम दुगुनी की बजाय हो सकता है तिगुनी भी कर दें। और यदि सब्जियां और फल और इस तरह की चीज़ें लाएं तो जो डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं तो और भी अधिक। साथ ही हमें जो हमारी पुरानी कृषि पद्धति थी उसको परिवर्तन करना होगा। हमें ऐसी फसलें और ऐसी किस्में लगानी होगी कि जिसमें हम अधिक उत्पादन ले सकें। जो हमारा कृषि है, जो आज का थीम है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं, किस तरह से बढ़ाया जाए, तो जो औषधीय फसलें हैं, जैसे कि बारानी क्षेत्रों की बात करूं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी है, जैसे सर्पगंधा है, गूगल है, आंवला लगा सकते हैं, हम नींबू का ले सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं नाम बहुत सारी फसलों के लेना नहीं चाहूँगा, पर यह है कि यदि जो हमारी अभी जो फसल प्रणाली है उसमें परिवर्तन करके, और जैसे सर ने बताया अमेरिका में औषधीय फसलें, तो औषधीय फसलें, प्लांटेशन क्रॉप
हॉर्टिकल्चर वाली जो फल और सब्जियां हैं, उनको यदि हम हमारी फसल प्रणाली में शामिल करें तो निश्चित तौर से हम उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज है समन्वित कृषि प्रणाली। एक हम सिर्फ डेयरी पे निर्भर नहीं रह सकते, एक सिर्फ हम फसलों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें मल्टी एंटरप्राइज एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। और आप चूंकि शायद ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, तो शॉर्ट में यही कहूँगा कि हमारा जो संस्थान है, पूसा संस्थान, उन्होंने जो मल्टी एंटरप्राइजेज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, एक उसके तहत जो फार्म है उसमें हम फसलों के साथ साथ जो अन्य अलाइड सेक्टर हैं, मछली पालन है, बतख पालन है, आपका डेयरी है, मधुमक्खी पालन है, वो सारे एंटरप्राइजेज का एक रिसर्च करके इस तरह से कंपोनेंट बनाया है। मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगा, यदि आपको समय मिले तो पूसा संस्थान करोल बाग के पास ही है, आप आएँ। उसमें हम 1 हेक्टेयर क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख रुपए आय ले रहे हैं। तो ये एक नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको यदि थोड़ा सा भी हम ध्यान दें तो एग्रीकल्चर में हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे नए नए एंटरप्राइजेज आजकल आ रहे हैं, हमें ये तो करना होगा कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की, सर की जो बात थी सुबह, जो अभी पिछले सेशन में बताया कि हमें सरकारी नौकरियों पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना होगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान देना होगा। तो कृषि में किस तरह के हो सकते हैं, फार्म पॉन्ड की यदि इसको मुहिम को चलाया जाए तो इसमें भी बहुत सारे एंटरप्राइजेज जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम हॉर्टिकल्चर बेस्ड एंटरप्राइजेज करें, प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोले जाएं, पशुधन के लिए हेल्थ क्लिनिक खोले जाएं, जैसे कि अब बात आ रही थी एक विजिट के 500 रुपये, तो क्यों नहीं हम इस तरह से किया जाए कि कुछ इस तरह की ऐप डेवलप कर लें और उसमें डॉक्टर की जो सलाह है हमें 500 रुपये न देने की बजाय यदि कुछ कम पैसे में 100 रुपये में या उससे कुछ अधिक में यदि सही सलाह मिल जाए, तो एक सामूहिक भागीदारी के तहत हम प्लांट हेल्थ क्लिनिक, एनिमल हेल्थ क्लिनिक, इस तरह की कॉन्सेप्ट्स लेके आ सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग है। तो बहुत कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेज हो सकते हैं जो कृषि के आधार पे हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, वो दूध उत्पादन वाली बात कर रहे थे, एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ IT बेस्ड लोगों ने एक ऐप बना के और कहते हैं कि हम ताज़ा दूध देंगे, और दिल्ली में उसकी एकदम से डिमांड बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छी क्वालिटी, आप गुणवत्तापूर्ण चीज़ देते हैं तो पैसा है। और उन्होंने एक ऐप के बेसिस पे, और आप दूध लीजिए, वो जो दूध आपको मदर डेयरी या अमूल का 55 रुपये का खरीद रहे हैं, वो 80 या 85 रुपये में बेच रहे हैं और लाभ भी कमा रहे हैं, और किसान को भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बिचौलिया था बीच में से उसको हटा दिया। तो इस तरह के जो उद्यम है, नए नए एंटरप्राइजेज हैं एग्रीकल्चर के, और जो अलाइड सेक्टर है उनको आपस में जोड़ना होगा और तब हमें आगे बढ़ना होगा। जो डेयरी में नुकसान की बात कर रहे हैं, यदि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मोड है उसमें चलेंगे तो उस नुकसान को थोड़ा तो कम कर सकते हैं। जो चारे पे जो लागत आ रही है, क्यों नहीं हम वो कृषि को साथ में लेके, और एक जो एंटरप्राइजेज है उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं दूसरे में हम इनपुट के लिए यूज में लें। जैसे जो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसमें हमने फार्म पॉन्ड बनाया, उसमें हमने मछली पालन भी शुरू किया। और मछली पालन से क्या होता है कि जो पानी है उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो फसल को देते हैं तो फसल को पोषक तत्वों से भरपूर पानी मिलता है, तो फसल की पैदावार भी बढ़ती है, चारे की पैदावार बढ़ती है, और चारे की पैदावार बढ़ती है तो हमारे जो डेयरी सेक्टर जो एंटरप्राइज है उसमें उसकी भी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, हमें एक थोड़ा सा जो पुराने
उनको रूढ़िवाद है उससे बाहर निकलना होगा। मैं सर से बात कर रहा था कि क्यों नहीं सर मीणा साहब से कि हम मत्स्य पालन को बढ़ावा दें, क्योंकि अभी ना फिशरी सेक्टर एनिमल और क्रॉप को तो हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लिया, पर फिशरी सेक्टर अभी भी अधूरा है। तो मत्स्य पालन तो उसमें बहुत सारी परंपराएं जुड़ी हुई है जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये भावनाओं पे नहीं लेना है, पर हमें उससे ऊपर आना है। तो बहुत पहले की बात है, मीणा साहब ने कहा कि नहीं जी हम लोग मीन से उत्पन्न हुए हैं तो हम मछली पालन नहीं कर सकते। तो हम मीन से उत्पन्न आप हुए हैं तो हम भी शायद मीन से ही उत्पन्न हुए होंगे और सब मीन से ही उत्पन्न हुए होंगे, पर क्योंकि चीज़ प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, तो हमें करना चाहिए। तो परंपराओं को तोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा, और जो मान्यताएं थी वो अपनी जगह है, उन सब का सम्मान करते हुए भी हम एंटरप्राइजेज को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से यदि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम कृषि को लाभप्रद बना सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा।